प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो लेसन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां चल रहा है उसमें हमने आपको कल बताया कि भारत को जब आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में बताया, देशी रियासतें क्या होती है उनके बारे में आपको बताया और भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी उसके बारे में हमने आपको बताया। आज हम आगे और क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं जो 2 मार्क्स के हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय भारत के अंदर 565 देशी रियासतें थी और भारत के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी भारत की अखंडता, भारत को एक करने की, ये सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि भारत बिखरा हुआ था, छिन्न भिन्न था। हर रियासतों के राजा अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो उस समय भारत को किस तरह से एक बनाया जाए, यूनिटी किस तरह से लाई जाए, भारत के अंदर अखंडता कैसे लाई जाए, इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। जैसा कि मैंने बताया था कि इन देशी रियासतों को एकीकरण का काम जो किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो उस सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आज हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। कमेंट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में टिप्पणी लिखिए कि कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज ए कांग्रेस लीडर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के एक नेता थे, कांग्रेस लीडर थे। ही प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में इसका महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका मतलब भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ज्यादा भूमिका है। ही वाज ए फॉलोवर ऑफ गांधी जी। गांधी जी के विचारों पर चलने वाला था, उसके अनुयायी थे, उनके आदर्शों को मानने वाला था। तो सरदार जो वल्लभ भाई पटेल था वो गांधी जी को अपना फॉलोवर मानता था। ही वाज ए फॉलोवर ऑफ गांधी। गांधी जी की जो शिक्षाएं थी, गांधी जी के जो विचार थे, जो आदर्श है, उनकी पालना करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही वाज द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ध्यान दीजिए, ही वाज द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर। वो उप प्रधानमंत्री और पहले भारत के गृह मंत्री थे। ही प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट फॉर्मली एंड डिप्लोमेटिक एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू द इंडियन यूनियन। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही कूटनीति का नतीजा था कि उन्होंने बातचीत के जरिए अपनी कूटनीतिक विचारों से उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के देशी रियासतें थी उनसे बातचीत की और उनको भारतीय संघ में शामिल किया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही नीतियों का परिणाम था कि जितनी भी देशी रियासतें थी उनको भारतीय संघ में शामिल किया। कुछ ऐसी देशी रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध कर रही थी, जैसे कश्मीर है, मणिपुर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है। ये शुरुआत के अंदर इन्होंने भारत में शामिल होने का विरोध किया था, लेकिन जूनागढ़ को, हैदराबाद को, मणिपुर को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। लेकिन एक जो समस्या रह गई थी रियासत की, वो थी कश्मीर समस्या, जो आज तक बनी हुई है। तो लगभग सारी की सारी समस्या जो देशी रियासतें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों के कारण, उनकी बातचीत करने का जो ढंग था, उसकी जो कूटनीति थी, उसके कारण से जितनी भी देशी रियासतें थी उनको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के बारे में आपने बताना है कि हैदराबाद रियासत किस तरह से भारतीय संघ में शामिल है। जैसे कि मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें महत्वपूर्ण रोल है। हैदराबाद रियासत को
शामिल करने में भारतीय संघ में। तो हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। देखो हैदराबाद जो रियासत थी वो सबसे बड़ी रियासत थी, भारत के अंदर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद रियासत थी। एंड वाज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी, और वो चारों तरफ से हिंदुस्तान की जो क्षेत्र था उससे घिरी हुई थी, भारतीय क्षेत्र से घिरी हुई थी। सम पार्ट्स ऑफ ओल्ड हैदराबाद स्टेट्स टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। आज वर्तमान का जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, आज जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं वो ओल्ड हैदराबाद के हिस्से थे। इट्स रूलर कैरीड द टाइटल निजाम, और इसके जो शासक थे वो किस नाम से जाने जाते थे? हैदराबाद जो रियासत के शासक को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद जो रियासत थी उनके शासकों को निजाम कहा जाता था। ही वाज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, और ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में थे। द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत रखना चाहता था, वो न तो भारत में शामिल होना चाहता था और न पाकिस्तान में। तो हैदराबाद का जो निजाम था वो हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत रखना चाहता था। ही एंटर्ड इनटू ए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया, इसलिए उसने इन 1947 के अंदर भारत के साथ उन्होंने एक संधि की, एक समझौता किया। फॉर ईयर, 1 वर्ष के लिए समझौता किया। वाइल नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन, और उसके बाद हैदराबाद रियासत को भारत के अंदर शामिल कर लिया गया। ये जो निजाम था हैदराबाद का वो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, विद फोर्स उन्होंने भारतीय संघ में हैदराबाद रियासत को शामिल कर लिया। आगे हम जूनागढ़ रियासत के बारे में बता रहे हैं कि जूनागढ़ रियासत किस तरह से भारतीय संघ में शामिल हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं वो कि जूनागढ़ रियासत का विलय भारत में कैसे हुआ। तो हाउ डिड जूनागढ़ बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया। उससे पहले हमने आपको बताया हैदराबाद रियासत का विलय कैसे हुआ। अब हम आपको बता रहे हैं जूनागढ़ रियासत का विलय कैसे हुआ। तो आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट वाज पार्टिकुलरली वरीड अबाउट द यूनिटी ऑफ द नेशन। आजादी के बाद भारत सरकार को बहुत ही बड़ी चिंता सता रही थी कि भारत को किस तरह से एक किया जाए, राष्ट्र में एकता किस तरह से स्थापित की जाए। तो आफ्टर पार्टीशन, विभाजन के बाद इंडियन गवर्नमेंट वाज पार्टिकुलरली वरीड, इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे अबाउट द यूनिटी ऑफ द नेशन, भारत की एकता को लेकर वो बहुत चिंतित थे। द पीपल ऑफ जूनागढ़ रेबल अगेंस्ट द नवाब ऑफ जूनागढ़, और इस समय क्या होता है कि जूनागढ़ के जो लोग हैं उन्होंने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जूनागढ़ के बारे में बता रहे हैं। तो द पीपल ऑफ जूनागढ़ रेबल अगेंस्ट द नवाब ऑफ जूनागढ़, जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। हु ज्वाइन विद पाकिस्तान टू स्क्रिप्ट ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। जूनागढ़ का जो नवाब था पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा था। ऑन 25 1948 द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड, और 20 फरवरी 1948 को तो जूनागढ़ की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। आफ्टर ए प्लेबिसाइट, किसके द्वारा? एक जनमत सर्वेक्षण कराया गया भारत सरकार के द्वारा। तो जनमत के आधार पर जूनागढ़ रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। तो एक जनमत संग्रह कराया गया, रेफरेंडम वहां पर कराया गया, प्लेबिसाइट वहां पर कराया गया, और जनमत संग्रह में जूनागढ़ के लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया। तो 20 फरवरी 1948 को क्या होता है, जूनागढ़ की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है आफ्टर प्लेबिसाइट विच कंफर्म पीपल डिजायर टू ज्वाइन इंडिया, और जूनागढ़ के लोगों की इच्छा था कि वो भारत के साथ शामिल हो, उन्होंने भारत के पक्ष में वोट दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जूनागढ़ बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया ऑन 20 फरवरी 1948, और इसके कारण से जूनागढ़ जो रियासत थी 20 फरवरी 1948 को भारत का अंग बन गई। नेक्स्ट है विच कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1953। 1953 के अंदर भारत सरकार ने कौन से आयोग की स्थापना की, किसको नियुक्त किया?
विच कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1953। 1953 के अंदर भारत सरकार ने कौन सा आयोग नियुक्त किया? तो इन 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की भारत सरकार ने। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की भारत सरकार ने 1953 में, क्योंकि द कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू, इस कमीशन को ये देखना था किसके, इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, राज्यों की सीमांकन को लेकर, राज्यों की सीमाओं को लेकर प्रश्न उठ रहे थे कि किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो अपॉइंटेड लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, राज्यों की सीमांकन को लेकर कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किस तरह से किया जाए, इसके लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया 1953 में। एंड द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट, कमीशन ने अपने रिपोर्ट में स्वीकार किया दैट द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि भारत में राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां की स्थानीय जो बोली है, लैंग्वेजेस है, भाषा के आधार पर किया जाए। तो उसके बाद भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, राज्यों की सीमाओं का सीमांकन किया गया, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर भारत में जो राज्य बने वो कौन कौन से राज्य थे जो भाषा के आधार पर बनाए गए? तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ध्यान से सुनिए, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के आधार पर इन राज्यों का गठन किया गया। तो ये चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।